Hello students, today we are going to study lesson number 3 of Honeydew for class 8th Glimpses of the Past. In this story or in this whole lesson, we studied about our different types of national freedom fighters and their struggles. Okay, so let me start this video. The martyrs. First, the martyrs. Oh, my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of your Indian martyrs. यहाँ पर लता मंगेशकर जी एक गाना गा रही जिसको जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो गाना है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो इससे वो शहीदों को याद कर रही हैं और ये भारत माता की जो स्ट्रगल की कहानी है आज़ादी की, वो 1857 तक किस तरीके से लड़ी गई है, 1757 से लेकर के 1857 तक का पूरा जिसमें स्ट्रगल है उसकी बात की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट विक्ट्री 1757 से 1849। इसमें के बीच में क्या होता है कि विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया 1765। ये ब्रिटिश टेरिटरी है, ये भारत में 1765 में आ गई थी और यहाँ पर इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में पूरा राज्य किया, वेस्ट बंगाल से लेकर के यहाँ उड़ीसा के क्षेत्रों में। उसके बाद क्या होता है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारत के राजकुमार होते हैं वो सारे जो है उनकी दूरदृष्टि नहीं होती, वो बहुत छोटा छोटा सोचते हैं। दे अपस्टार्ट राजा राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स। ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज सौदागरों को अपने यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और बल्कि इनकी सहायता लेते हैं और कहते हैं कि अरे दूसरे राजाओं से लड़ाई करने में जो है अंग्रेज हमारी सहायता करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और वहाँ पर उस समय क्या था कि लोग जो है आपस में ही झगड़ा लड़ाई करते रहते थे और एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहता था, उसी का फ़ायदा अंग्रेज उठाते हैं। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब जो भारत के जो छोटे छोटे राजकुमार और राजा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं वो लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक सारे राज्यों को हड़पने लग जाती है। अब फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल द डाइट फाइटिंग। इसी में क्रम में क्या होता है कि जो मैसूर का सुल्तान होता है टीपू सुल्तान, वो भी लड़ाई में मारा जाता है और आज़ादी की लड़ाई करते करते अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहता है और उसके बाद में उसकी भी हत्या हो जाती है। थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स। अब होता है इस समय अंग्रेज जो व्यापारी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि चलो अच्छा हुआ भगवान, ये लड़ाई अभी यहीं समाप्त हो गई और अभी कोई लूटपाट नहीं हो रही है, नो कोई लड़ाई नहीं हो रही है और ठग के द्वारा हम लूटे भी नहीं जा रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। वो लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि ये अंग्रेज भारत में आ गए हैं और उन्होंने भारत के लिए अच्छा कर दिया है, ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। हमारा भाग्य जो है वो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, ये लोग यहाँ के सोचते हैं भारत के। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, मतलब इन सब चीज़ों पर इंडियन कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, जो ये लोग आए अंग्रेज, इन्होंने क्या किया, हमारे राजाओं को गद्दियों से उतार दिया, इनका राज्य हड़प लिया है, छीन लिया है। कुछ राजा तो जो हैं वो अच्छे भी नहीं थे, लेकिन देवर ऑफ दिस लैंड। अब उनकी जमींदारी भी चली गई है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स फॉर फॉरनर्स। और बहुत लोग सोचते हैं कि अरे अब तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ भारत आ गए और उन्होंने सारे राजाओं को हरा दिया और उनकी जमींदारी भी चली गई है राजाओं की, और जमींदारों की जितनी भी ज़मीनें थी, जो हमारी ज़मीनें थी, वो सब हड़प ली गई हैं और अंग्रेज़ों का शासन हो चुका है। ठीक है, अब आता है बच्चों इसके बाद में कि ब्रिटिश रूल। अब भारत में ब्रिटिश राज्य कैसे आया, 1765 से 1836 के बीच की कहानी है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच द आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। इसी के बीच में देखा गया है कि जितने भी हमारे यहाँ के जो धार्मिक नेता थे वो लोगों को प्रवचन दिया करते थे, और वो जैसे अनटचेबिलिटी, अछूतपन, छुआछूत ना फैलाएं, बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत लोगों ने जो है प्रवचन भी दिए। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लूज हिज रिलीजन। लोगों ने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जो समुद्र के पार जाएगा वो अपने धर्म को खो देगा, यानी कि ब्रिटेन जाने से मना किया लोगों को। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। बहुत लोग सोचते थे कि अरे जितनी भी यहाँ दुख हैं संसार में व्याप्त, तो सब औरतों के कारण है। द ट्रूथ वॉज दैट द इंडियन हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश हैव स्कॉर्न्ड देम। अब हकीकत ये थी कि जो भारतीय थे वो सारे के सारे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ इनका फ़ायदा उठाया करते थे और अंग्रेज़ जो है इनको डिसरिस्पेक्ट देते थे। देखिए यहाँ पर एक अंग्रेज़ आता है, अंग्रेज़ों के ये अंग्रेज़ दो बैठे हुए हैं और इनकी चापलूसी करने के लिए भारतीय यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब अंग्रेज़ आपस में बात करें कि देखो ये जहाँ के लोग जो हैं इंडिया के, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये लोग ईमानदार नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, जो दूसरा भारत है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट,
लेकिन महाराज मैं जो है बहुत ईमानदार हूँ, मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। व्यापारी जितने भी थे वो लोग क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे, व्यापारियों से ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दें, और जो फार्मर्स हैं उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर लगान लगाते हैं, उनसे बहुत सारा टैक्स लेते हैं, उनके नहीं तो उनके फील्ड को छीन लेते हैं, उनके खेतों को उनसे छीन ले जाते हैं। ये कहता है यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। ये अंग्रेज़ व्यापारी है और ये कह रहा है इनसे कि देखो, अगर तुमने मेरा एरियर नहीं दिया, अगर तुमने लगान तुम्हारे ऊपर अभी बाकी, अगर तुमने नहीं दी तो तुम जो है अगले महीने हफ्ते में तुम्हें जेल भेज दूंगा। लेकिन ये बेचारा मजदूर क्या कर रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी लोग आए थे और उन्होंने मेरी सारी जो है फसल भी छीन लिया, मैं कहाँ से लगान भरूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी भी जो ब्रिटिशर्स हैं वो कुछ दूसरे मेथड्स अप्लाई करते हैं जो कि उनको प्रॉफिट दे सकें। क्या है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। ये मर्चेंट लोग ये सोचते हैं, जो अंग्रेज़ों के यानी कि जो इंग्लैंड से आने वाले जो मर्चेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ जो अंग्रेज़ी व्यापारी हैं उनके लिए कि जो भी भारत में उनका सामान आएगा उसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी उनको नहीं देनी पड़ेगी, इससे जो है उनका सामान सस्ते में आ जाएगा और उनको महंगे रेट पे वो भारत के अंदर बेचेंगे। तो ब्रिटिश मर्चेंट कहते हैं वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे लॉ बनाती है जिससे कि भारतीय व्यापारों को बहुत नुकसान होता है, भारतीय व्यापारी बर्बाद हो जाते हैं और भारतीय जो उद्योग है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। अब दूसरा आता है कि इनिवेटिवली फाइमेंस फॉलोड। उसी समय क्या होता है, एक भुखमरी भी हो जाती है क्योंकि वो समय बहुत बड़ा हमारे यहाँ सूखा पड़ता है। बिटवीन 1822 एंड 1830 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1822 से 1836 के बीच में लगभग 15 लाख भारतीय जो है उनकी भूख से मौत हो जाती है। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसियंस एंड देयर बिजनेस। अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो पॉलिसीज होती हैं, लॉज होते हैं, उनसे यहाँ तक कि जो वहाँ उस समय के क्राफ्टमैन हैं, आर्टिसियंस हैं, कलाकार हैं भारतीय, और जो बिजनेसमैन, उनका सारा बिजनेस रुइंड हो जाता है लगभग। राजा राम मोहन रॉय की कहानी यहाँ पे बताते हैं। 1772 से 1843 के बीच में राजा राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन कहते हैं कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं बंगाल के, और वो ये सब समझते हैं कि भारत में बहुत कुछ गलत घट रहा है। वो बात आपस से बात करता है, लेट अस नॉट डिस्पाइस अवर सेल्व्स, अवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, वी मस्ट फायर फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सुपरस्टिशियस हैव बीन रूइनिंग अस। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ही ऐसे हैं जो रूढ़िवादिता में पड़े हुए हैं। हमारा जो भारतीय कल्चर है पुराना वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें जो कुछ रूढ़िवादिताएं हैं आध्यात्मिक रूप से वो हमें मिटानी होंगी, तभी हम अपने देश में सुधार ला पाएंगे। अब है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो, गाय के डिफरेंट कलर होते हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, लेकिन उसका दूध हमेशा से क्या होता है, सेम ही रहता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। कई सारे शिक्षकों के ओपिनियन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इन द सेम। लेकिन उन सबका जो एक इसेंस होता है, जो उनकी शिक्षा होती है, वो सब कुछ सही जगह सेम होती है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन रॉय जो है वो आधुनिक विज्ञान से और बाकी जो है उनको नॉलेज, आधुनिक ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका उनका कहना था कि जो नॉलेज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो इंसान के लिए प्रैक्टिकली यूजफुल हो, उसके जीवन में काम आ सके, और वो हमेशा जो है वो साइंटिफिक नॉलेज को बहुत बढ़ावा देते थे। इन्होंने ये भी कहा कि ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड। वो समुद्र को पार करके इंग्लैंड भी जाते हैं, और वो कहते हैं टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देखो, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है जिसने कि ब्रिटिशर्स को पावरफुल बना दिया है। तब वो यहाँ पर आके लोगों को बताते हैं, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। हम आपको अपने रूलर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें आप लोग जो है अपनी प्रजा के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो रूलर होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने सब्जेक्ट्स, अपने जो प्रजा है उनकी हितों का ध्यान रखे। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, लेकिन अंग्रेज़ों को इसमें संदेह हो जाता है और वो उनका अखबार जो है वो 1823 में बंद करवा देते हैं। फिर क्या होता है, ऑपरेशंस में क्या होता है बच्चों, 1765 से 1835 की बात है। द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस
जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने लगातार वो भारतीयों को दबाने में लगे होते हैं। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने रेगुलेशन एक्ट 3 बनाया 1818 में, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि उनको कोर्ट में ट्रायल भी नहीं होगा और उनको जेल में भेजा जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो जो इंडिया आते थे, इनको बहुत बड़ी बड़ी सैलरियों पे भेजा जाता था। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यूज इट्स प्राइवेट, और वो अलग से प्राइवेट बिजनेस भी करके अपना भाग्य बनाते रहते थे, बहुत पैसा कमाते थे। बाई 1889 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। 1829 में ब्रिटेन ने लगभग भारत में जो ब्रिटिश गुड्स भेजे हैं, जो ब्रिटिश के सामान भेजे हैं ब्रिटेन के, वो लगभग 7 करोड़ के सामान जो होते हैं, 7 करोड़ रुपए के सामान भारत को 1829 में अकेले ब्रिटेन भेजता है और यहाँ हमारे देश से पैसा कमा के ले जाता है। द ब्रिटिश प्रपोज्ड prospered on the company's loot while Indian industries began to die। धीरे धीरे ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो हमारे भारत में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ये पूरा लूट के ले जाती है भारत को, और भारतीय उद्योग जो है लगातार जो है वो ख़त्म होते रह जाते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो रिपोर्टेड बैक होम, वो इंग्लैंड में जो है वहाँ रिपोर्ट करता है, लेकिन द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इसी समय जो लोग जो फार्मर्स कॉटन की खेती करते थे और जो इंडिगो प्लांटेशन भी करते थे, उससे क्या होता है कि जो भारत के पूरे खेत होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सब अनफर्टाइल हो जाते हैं। अब आता है डिससेटिस्फैक्शन। अब लोगों में बहुत गुस्सा व्याप्त होता है। 1835 से 56 के बीच में एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। वो अब भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस में है, पारसी भाषा में हो और संस्कृत में है। 1835 में एक इंग्लिशमैन आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड मकैले। वो चेंज लाने की बात सोचता है कि सदा वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हम भारतीयों को जो है इंग्लिश लैंग्वेज जरूर सिखाएंगे। तो वो उसका जो गवर्नर होता है वो एग्री करता है कि हाँ ये ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूसेस क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। और भारतीय ये विचार करते जो बुद्धिजीवी होते हैं यहाँ के, कि इंग्लिश एजुकेशन जो होता है, इंग्लिश एजुकेशन हमारे भारतीयों को सिखाई से जाएगी ताकि उनसे जो बेचारे मजबूर क्लर्क हैं वो तैयार किए जाएंगे जो कि अंग्रेजों के लिए काम करेंगे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो जो भारतीय अंग्रेजी सीख जाते हैं वो उनमें से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, जो एक नई समाज में जो धारा पैदा होती है, या कह लो नई समाज में जनरेशन पैदा होती है जो कि ये बताती है कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग भी पैदा हो चुका है जो बुद्धिजीवी है। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। तो वो लोग सोचते चलो ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ सका अंग्रेजी, लेकिन मैं अपने भाई को जरूर पढ़ाऊंगा। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और मैं अपने घर की स्थिति को भी सुधारूंगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रेवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और हम इसी सहायता से जो है, अगर हम अंग्रेजी सीख जाएंगे तो हम अपनी दुख को भी जो है और अपनी शिकायतों को भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज सकेंगे। फिर आता है बाई द 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्योर्ड द होल ऑफ इंडिया। देखिए 1856 में लगभग पूरा का पूरा जो है लगभग इंडिया जो है वो गवर्न किया जा चुका है ब्रिटिशर्स के द्वारा। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ द इंडियन। ये भारतीयों की छोटी छोटी चीज़ों को के बारे में भी केयर नहीं रख पाते। अवर किंग्स हैव बिकम सब पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर जॉब्स। भारतीय लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे राजा तो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और हम सब ने अपनी पुरानी जॉब्स खो दी हैं और हमारे खेत भी चले गए। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। और वो हमारे भाइयों का धर्म भी चेंज कर रहे हैं, सभी लोगों को ईसाई भी बना रहे हैं कन्वर्ट कर करके। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो उनको बाहर निकालने के बारे में ही सोचना पड़ेगा, हमारे देश से बाहर जाएं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों की द स्पार्क्स 1855 to 57। स्पार्क्स यानी कि एक चिंगारी भड़कती है 1855 से 1857 के बीच में। वो क्या होती है, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। टैक्सेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिससे कि किसान लोग जो है वो सब खत्म हो जा रहे हैं। इन बंगाल में संथाल्स जो होते हैं वो अपना लैंड एरिया खो देते हैं, नया लैंड रूल निकलता है उससे, और उससे वो लोग सारे वायलेंट हो जाते हैं, सब हिंसक हो जाते हैं। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन। संथाल की क्रांति हो जाती है इसीलिए 1855 में, जो कि रेबेलियन यानी कि जो बहुत बड़ा विरोध होता है, और उसमें बहुत सारे लोग यूरोपियंस को मार देते हैं और अपने लैंड एरिया को बचाने के लिए आग में कूद पड़ते हैं, और अपने एरिया को बचाने के लिए वो लोग अपने लैंड को बचाने के लिए सपोर्टर के रूप में उभरते हैं। डिसकंटेंट वॉज ब्रिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो होती है जिसमें भारतीय सैनिक होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त होता है। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट। कहते हैं कि जो अंग्रेज सैनिक होते हैं वो तो बहुत भारी पे लेते हैं और उनको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं। वाइल वी गेट अ प्रेटेंस एंड स्लो प्रमोशन। लेकिन बल्कि जो अंग्रेजी सेना में
जो भारतीय सैनिक हैं उनको बहुत कम प्रमोशन मिलता है और बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति खराब है। और द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन। अंग्रेज हमसे कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ चलो समुद्र पार करके, लेकिन ये हमारे जो है धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम। ये टोपी वाला कौन होता है जो हमारा भारत का जो पुराना कस्टम है उसको खराब करने में लगा हुआ है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें जरूर अंग्रेजों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये कौन सोचता है? ये मंगल पांडे सोचता है, और वो एजेंट टू हिज और अपनी रेजिमेंट पे अटैक कर देता है और उसके बाद में उसको सजा भी हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। दूसरे जो अब मंगल पांडे को देख करके जो दूसरे और भी कई हजारों सिपाही जो होते हैं वो रिवोल्ट में लग जाते हैं और अंग्रेजों से इस क्रांति का बदला लेते हैं। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अपनी सब यूनिफॉर्म्स वगैरह सब फाड़ देते हैं, हटा देते हैं। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ ही इंग्लिशमैन होते हैं जो कि उनके कस्टम्स को, उनके रीति रिवाजों को समझते हैं। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? तो मंगल पांडे उनको समझाता है कि तुम्हें पता नहीं है ब्राह्मण, ये जो तुम लोग कारतूस का इस्तेमाल करते हो उसमें जो चर्बी, जो कारतूस का की बेल्ट खींचते हो, पिन खींचते हो, उसमें गाय और सुअर की चर्बी भी मिली हुई है। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो अंग्रेज, तो हिंदू और मुसलमान दोनों कहते हैं अच्छा, इसका मतलब है कि अंग्रेज जो है हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमसे धोखा कर रहे हैं। सम चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। कुछ चपातियाँ जो है वो गांव की गांव में पहुंच जाती हैं, जिससे कि ये लोग कहते हैं कि देखो हमारे एम्परर को हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो वो कहता है हाँ, हमारे सारे गांव वाले सब तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। उस समय जो है कमल का फूल सभी इंडियन सोल्जर्स के बीच में फैला दिया जाता है, बांटा जाता है डेथ टू द फॉरनर। और ये इस बात का प्रतीक होता है कि अब हम अंग्रेज़ों से बदला लेंगे। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। यानी कि जितने भी हमारे देश के जो भी देशभक्त होते हैं उन सभी का साथ जो है हमारी जनता भी देती है। अब रिवोल्ट स्टार्ट होता है 1857 में। ये रिवोल्ट कहता है देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में सबसे बड़ी क्रांति हो जाती है जो मंगल पांडे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में द सिपोइज मार्च टू दिल्ली। उसके बाद सिपाही लोग दिल्ली जाते हैं। लॉन्ग लिव अवर एम्पर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को वो लोग सभी सलाम करते हैं और उनके साथ देने के लिए पहुंचते हैं। ये रेबेलियन स्टार्ट होता है और पूरे इंडिया में फैल जाता है काफ़ी दूर दूर तक। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं, जमींदार, ये सब अपने लैंड्स को खो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जो कि उनके खिलाफ होती हैं। उन सब ने उन पर कब्जा कर लिया होता है। वाइट मैंस रूल मस्ट एंड। तो सभी जमींदार भी बड़े संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि जो ये वाइट मैन है, ये जो गोरे हैं, इनकी सबकी जो सत्ता है एक समाप्त होनी चाहिए। येस वी विल हेल्प यू। तो ये सभी लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए आश्वासन देते हैं। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, एट लास्ट में 1857 में जो फाइट फॉर फ्रीडम के लिए फाइट होती है, इसी में मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक, जैसे बहुत सारी जो रूलर्स होते हैं पहले के, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ में, ये बहुत इनके अंदर कड़वाहट भरी होती है। वो कहती है द वाइट मैन हैज़ टेक अवे माई किंगडम। इन अंग्रेज़ों ने मेरे सारा शासन सत्ता सब छीन लिया है, मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। और दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। और वो भी जो है वो जो 1857 की क्रांति है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ती हैं। उसके बाद में होता है कि पॉपुलर लीडर्स, कुछ पॉपुलर लीडर्स होते हैं जैसे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, वो भी लोगों से कहते हैं कि उठो भाइयों उठो और अंग्रेज़ों को हमारे देश से खदेड़ के बाहर निकाल दो। उसके बाद में द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद। अब बरेली कानपुर इलाहाबाद रोज सभी जगह जो है लोगों के अंदर ये आवाज़ उठ जाती है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ना है। अब यहाँ होता है अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपा। अजीमुल्ला खान जो है तात्या टोपा के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आज़ादी की लड़ाई है और जिसमें हम पेशवा नाना साहब को अपना मुखिया बनाएंगे। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। पूरे उत्तर भारत में जो है आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बज जाता है और सभी लोग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भागीदारी कर लेते हैं। 8 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह। अब 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह यानी कि जो 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह होते हैं, वो अपने इस बुढ़ापे में भी जो है बिहार में बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं और इस क्रांति में भाग लेते हैं, और जिसमें जो है उनके हाथ में एक बुलेट भी लग जाती है उनकी कलाई में, जिससे उनकी डेथ हो जाती है बाद में। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और वो देखो लास्ट में कह भी रहे हैं कि हे गंगा माँ, ये मेरी आखिरी जो है आखिरी त्याग तुम्हारे लिए है। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा लेसन खत्म होता है। आई होप दैट यू हैव एंजॉय दिस फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल ऑफ 1857 इन इंडिया।
uh, and please you take also the moral of this whole story, that we should always become patriot towards our country and always serve our country. Okay, so in my till my next video, goodbye and take care, and please subscribe my channel and like and share my videos.